हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है ओम प्रकाश लखेड़ा। मेरे इस चैनल लखेड़ा सर क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ज़्यादा ना बात करते हुए सीधा हम इसको स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? जैसे कि मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको देखिए। अगर डेफिनेशन देखने में यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही हो, मेरे पास अभी अच्छे कमेंट नहीं है, तो आप मेरी आवाज़ सुनिए और इसको देखिए क्या लिखा हुआ है मैंने। द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन which depend upon the number of solute particle but do not depend upon the chemical nature of solute are known as colligative property। इसको मैं याद करा दूंगा अभी तुम्हें। अभी देखिए अपने आप याद होती रहेगी जैसे जैसे हम इससे पढ़ते रहेंगे इक्वेशन को, इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हमारे पास जो हम इस चैप्टर के अंदर जिन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, वो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास 4 प्रकार की है। पहली हमारे पास नंबर 1 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव। अभी मैं डेफिनेशन पे वापस आता हूँ, पहले मैं लिख लेता हूँ इसको। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पहला हमारे पास ये है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इससे पहले कि मैं और प्रॉपर्टी लिखूँ, पहले मैं इसको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को मैं समझा देता हूँ कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है। तो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, कहीं हमने राउल्ट्स लॉ में जो नॉन वोलेटाइल लिक्विड के लिए पढ़ा था, एक ये पढ़ा था हमने उसके लिए फॉर्मूला कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोलर फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। याद होगा तो इसको याद देखिए जरा। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वहां मैंने कहा था इसको ऐसे करके लिखो, PA0 माइनस PA अपॉन PA0। ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, इज इक्वल टू मोलर फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ऐसे मोलर फ्रैक्शन निकालते हैं। इसे कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड कर रही है? नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड कर रही है। दोबारा से देखिए आप डेफिनेशन पे, द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। देखिए नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर ये प्रॉपर्टी डिपेंड कर रही है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो ये है, ये किस पर डिपेंड कर रही है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड कर रही है। उसके नेचर पर डिपेंड नहीं कर रही है कि किस टाइप का है, कौन सा है। इस पर डिपेंड करेगी कि हमने सॉल्यूट को कितना मिलाया। नंबर पर डिपेंड कर रही कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड कर रही, तो उस ऐसी प्रॉपर्टी को कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। दोबारा से, द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती है, बट डू नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस या नेचर ऑफ द सॉल्यूट, आर नोन एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पहली याद रखिए, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्यों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है? क्योंकि ये नेचर ऑफ क्योंकि सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर पर डिपेंड कर रही है, नेचर पर डिपेंड नहीं कर रही है। जो भी प्रॉपर्टी सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर पर डिपेंड करेगी उसको हम कहेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे आते हैं, नंबर 2 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे आते हैं। पहली याद हुई रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसका फॉर्मूला भी ध्यान रखना जरूरी है, फॉर्मूले पर डिपेंडेंट क्वेश्चंस भी आते हैं, इसलिए इसका फॉर्मूला भी याद रखिए। मैं यहाँ पर एक बार फिर लिख देता हूँ इसको कि PA0 माइनस PA अपॉन PA0 इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए फॉर्मूला आया। दूसरा, नंबर 2, दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं हम। दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब ये कहाँ से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हुई? अभी हम आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तब तो मैं इसको डिटेल से बताऊंगा ही आपको, लेकिन फिलहाल देखिए द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इसलिए है, तो देखिए अब मान लिया यहाँ पर हमारे पास ये वाटर है और वाटर का कुछ हमारे पास वेपर प्रेशर है, साथ में इसका बॉइलिंग पॉइंट है, और बॉइलिंग पॉइंट हम जानते हैं कि वाटर का होता है 373 केल्विन। ओके, ठीक है। अब अगर जो मैं इसमें चीनी मिला दूं, ध्यान दीजिए, अगर मैं इसमें कोई सॉल्यूट पार्टिकल मिला दूं, चीनी मिला दूं, तो चीनी मिलाने पर क्या होगा? इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। पढ़ा था ना पीछे
कि यहाँ पर कुछ कुछ चीनी के पार्टिकल आ जाएंगे, और जब चीनी के पार्टिकल आ जाएंगे तो वेपर उतनी बनेंगे नहीं, वेपर उतनी नहीं बनेंगे तो इसका वेपर प्रेशर डाउन हो जाएगा, और जब इसका वेपर प्रेशर डाउन हो जाएगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। दोबारा देखिए, जब जिसका वेपर प्रेशर कम होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, तो इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अगर मैं इसमें सॉल्यूट मिला दूंगा तो सॉल्यूट मिलाने पर इसका वेपर प्रेशर कम हो रहा, वेपर प्रेशर कम हो रहा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जा रहा। इसी को कहते हैं द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कितना बढ़ गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है किस पर डिपेंड कर रहा है? सॉल्यूट पर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पर, कि हमने नंबर ऑफ सॉल्यूट कितना डाला, 1 चम्मच डाला, 2 चम्मच डाला, 5 चम्मच डाला, 10 चम्मच डाला, जितनी भी हम इस सॉल्यूट को, चीनी को, सॉल्यूट पार्टिकल को इसमें मिलाते जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट में उतना एलिवेशन होता जाएगा। तो ये भी हमारे पास एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये भी सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर पर डिपेंड कर रही है। तो जो भी प्रॉपर्टी सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर पर डिपेंड करती है उसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये दूसरी द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और क्यों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है? क्योंकि सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर पर डिपेंड कर रही है। बॉइलिंग पॉइंट जितना हम सॉल्यूट पार्टिकल इसमें डालते जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट उतना इंक्रीज होता जाएगा, एलिवेट होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो 2 प्रॉपर्टी हुई, इसके बारे में हम डिटेल से अभी बात करेंगे, फॉर्मूले भी बनाएंगे इसका। तीसरी प्रॉपर्टी नंबर 3, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इसी बॉइलिंग पॉइंट से जोड़ दो, कि जैसे यहाँ पर पेवर, हमारे पास वाटर है, पेवर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कुछ होगा, जितने पर कि वाटर जमने लग जाएगा, तो जितने पर वाटर जमने लग जाएगा इसका कुछ फ्रीजिंग पॉइंट है, मान लिया 0 डिग्री सेल्सियस का फ्रीजिंग पॉइंट है। अगर मैं इसमें चीनी मिला दूंगा तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा। अब ये 0 पर नहीं जमना शुरू होगा, अब ये माइनस पर जमना होगा, -2 डिग्री सेल्सियस मान लिया, ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। तो ये हमारे पास डिप्रेशन आया फ्रीजिंग पॉइंट में। पेवर का तो इतना था, और ये सॉल्यूट मिलाने पर इसका फ्रीजिंग पॉइंट घट गया, एलिवेट हो गया, डिप्रेस हो गया। तो इसे कहेंगे द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। किस पर डिपेंड कर रहा? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर। और जो भी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ये 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई हमारी। पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास आई रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरी आई द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरी आई द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चौथा हमारे पास आएगा इसके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर। और क्यों होती है इसके बारे में हम बाद में चलते हैं, बाद में बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बस मैं इतना बता दूं इसमें कि PV = NRD, जैसे हम पढ़ते थे यहाँ NST होता है, तो P = N/V × ST होता है। तो बाद में बात कर लेंगे वैसे हम इसके बारे में। नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करेगी ये भी नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करेगा ऑस्मोटिक प्रेशर। बाद में जब हम चलेंगे तो डिटेल से इसके बारे में बात कर लेंगे। दोबारा से, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करता है। द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट नंबर ऑफ मोल्स पर, सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करता है, नंबर पर। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये भी सॉल्यूट के नंबर पर डिपेंड करता है। और ऑस्मोटिक प्रेशर ये भी नंबर पर डिपेंड करता है हमारे पास सॉल्यूट के। तो इन सबको हम कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। 4 याद करिए, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। इन चारों को हमने पढ़ना है। पहले वाली के बारे में हमने बात कर ली, इससे ज़्यादा इसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, इसके बारे में कि क्या कहना चाह रहा है, और इसको जरा हम ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं। द एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इसको जरा हम ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हुए पढ़ेंगे। तो हेडिंग डाल रहा हूं मैं, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो पहले बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिख देते हैं, तब ये हमारे पास समझ में जरा अच्छी करके आएगी। द प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो व्हेन इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes to the vapor pressure of atmosphere
atmosphere, then the temperature is known as boiling point of solution. ये हमारे पास क्वेश्चन आया, व्हेन द वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर देन द टेम्परेचर इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर। इसका मतलब क्या हुआ, ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का कुछ हमारे पास वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर ये यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मान लिया 760 mm Hg एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इसका एटीएम जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 760 mm Hg है, इसका प्रेशर मान लिया 300 mm Hg है। तो इसको उबालना है हमने, इसको उबालने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, इसके प्रेशर को भी इतना करना पड़ेगा। जब ये वाला प्रेशर और ये वाला प्रेशर दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये वाला प्रेशर और ये वाला प्रेशर दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये उबलने लग जाएगा। इसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। इसी की जरूरत पड़ेगी, इसी से हम एक ग्राफ को बनाते हैं और ग्राफ से इसको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम टू द वेपर प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर देन द टेम्परेचर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। अब देखिए क्या कहना चाह रहे हैं हम, यहाँ पर एक ग्राफ बना रहा हूँ मैं, इसमें ध्यान से देखिए। यहाँ पर मैंने ले लिया वेपर प्रेशर और यहाँ पर मैंने ले लिया टेम्परेचर। अब क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिए इसमें जरा, हम वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ खींच रहे हैं। ये मैंने यहाँ पर ले लिया, ये एटीएम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, चलो 1 ATM लिख देता हूँ मैं इसको, और ये इसकी लाइन खींच दी हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। पानी ले लिया, प्योर पानी, प्योर वाटर, प्योर सॉल्वेंट लिया, उसका ग्राफ बनाया तो उसका ग्राफ आएगा कुछ इस प्रकार से। देखिए यहाँ पर टेम्परेचर कम था तो वेपर प्रेशर कम, टेम्परेचर बढ़ाया वेपर प्रेशर बढ़ गया, टेम्परेचर और बढ़ाया वेपर प्रेशर, टेम्परेचर इतना बढ़ाया कि वेपर प्रेशर 1 ATM के बराबर हो गया। और 1 ATM के बराबर वेपर प्रेशर होने का मतलब क्या हो गया कि वो पानी बॉयल होने लग गया। ठीक, ये बॉइलिंग पॉइंट है, TB से, T बॉइलिंग पॉइंट किसका, प्योर का, प्योर है तो 0 लगा दो, TB करके इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ यहाँ, TB करके और इसके ऊपर 0 लगा देते हूँ। ये टेम्परेचर है इधर की तरफ को हमारे पास। ये किसका ग्राफ आया, ये आया प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ आया। कुछ समझे कि नहीं समझे ग्राफ को? जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे इसका वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। इस पॉइंट पर ये जो सॉल्वेंट है ये उबलने लगेगा और ये इसका हमने ये यहाँ पर इसका बॉइलिंग पॉइंट दिखा दिया। अब इसमें चीनी डाल दी, सॉल्यूशन बना दिया तो अब इसका वेपर प्रेशर घट जाएगा। तो ग्राफ कहाँ से आएगा, यहाँ से हम स्टार्ट करता हूँ, वेपर प्रेशर घट जाएगा, ग्राफ ऐसे आएगा, ग्राफ ऐसे आएगा, ग्राफ ऐसे आएगा। अभी मैंने क्या कहा था, जब भी वेपर प्रेशर घट जाता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो देखिए यहाँ पर बॉयल हो रहा था पहले, अब कहाँ बॉयल हो रहा, अब ये नीचे लाओ इसको, अब इसका बॉइलिंग पॉइंट ये हो गया। अब प्योर नहीं है, चीनी मिला दी तो TB लिख दिया। पहले प्योर था, ये नीचे लाए इसका बॉइलिंग पॉइंट, अब प्योर नहीं है। ये किसके लिए है हमारे पास, ये सॉल्यूशन के लिए है। ये वाला जो दूसरा वाला ग्राफ है ये सॉल्यूशन के लिए। ये क्या आया, इन दोनों का डिफरेंस आया, इसे बोलते हैं हम डेल्टा TB। बॉइलिंग पॉइंट में जो भी एलिवेशन आया, पहले बॉइलिंग पॉइंट इतना था, बढ़ करके इतना हो गया, एलिवेट हो गया, यही है हमारे पास एलिवेशन। और यदि मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो हम जानते, इसमें एक्सपेरिमेंटली यह देखा गया है, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है कि ये जो एलिवेशन इन टेम्परेचर है ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पर। करेगा कंसंट्रेशन पर, किसी कंसंट्रेशन टर्म पर डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा गाढ़ा होता जाएगा कंसंट्रेशन, जितना चेंज होता जाएगा उतना इस पर एलिवेशन होता जाएगा। और कौन सी कंसंट्रेशन टर्म पर, हमने बहुत सारी कंसंट्रेशन टर्म पढ़ रखी है, तो यहाँ लिखेंगे मोलेलिटी पर। ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है मोलेलिटी पर, ये मोलेलिटी पर डिपेंड करता है। मोलेलिटी माने स्मॉल m, इस पर डिपेंड करता है। इस पर डिपेंड करने का एक कारण हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो मोलेलिटी होती है ये हमारे पास टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। बाकी जो कंसंट्रेशन टर्म होती है जैसे नॉर्मेलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, मोलेरिटी वो भी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, लेकिन मोलेलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है, इसलिए इसको ले लेते हैं हम। वैसे
कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये प्रैक्टिकल टर्म्स है हमारे पास, ये जो डेल्टा टी बी है ये मोलैलिटी पर ही डिपेंड करती है, प्रैक्टिकल करके देखा गया है ऐसा, तो ध्यान रखिए इसको। अब डेल्टा टी बी इज इक्वल टू, जब इसको हम हटाएंगे यहां पर, जब हम इसको हटाएंगे यहां पर तो एक कांस्टेंट लगाएंगे, इसे के बी कहते हैं, के बी इंटू एम हो गया, एम मोलैलिटी हो गई, और ये इसके लिए फॉर्मूला आ गया हमारे पास। वेयर के बी, जहां के बी क्या है, के बी इज कांस्टेंट इज नोन एज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या एब्यूलोस, या इसको बोलेंगे हम एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। देखो क्या कह रहा हूं मैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या इसको कहते हैं हम एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। के बी को नहीं याद होगा, नीचे वाली टर्म की जरूरत नहीं है, हमें मेन चाहिए ये मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ये चाहिए मुझको, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट चाहिए। इसकी डेफिनेशन को मैं लास्ट में लिखूंगा, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट की डेफिनेशन पूछते हैं, इसका यूनिट पूछते हैं, तो इसको हम बाद में लिख लेंगे, पहले देख लो जरा ढंग से इसके बारे में। इस ग्राफ को यदि आप समझ जाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी, प्रॉब्लम नहीं होगी फिर आपको। तो ग्राफ तो आप समझ ही रहे हैं, प्योर सॉल्वेंट के लिए ये ग्राफ यहाँ पर कटा तो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया, सॉल्यूशन मिलाया तो वेपर प्रेशर घट गया, वेपर प्रेशर घट गया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, ये आ गया। और डेल्टा टी बी जो मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, यहाँ कांस्टेंट लगाया, इसे कहते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या एब्यूलिस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं उसको। ये हमारे पास के बी की वैल्यू आ गई। अब इसके लिए थोड़ा सा इसको आगे हम इसको इसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ थोड़ा सा इस फॉर्मूले को। तो क्या लिखेंगे इसके लिए, डेल्टा टी बी के लिए हम आगे डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी। अब बताइए मोलैलिटी के लिए आप क्या फॉर्मूला लिखते थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखते थे अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये तो लिखते थे। और नीचे क्या लिखते थे इसके लिए, मोलैलिटी के लिए नीचे क्या आता था हमारे पास, इसमें मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ऐसे लिखते थे। ओके ठीक है। अब देखिए ये डेल्टा टी बी है किस पर डिपेंड कर रहा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और जो भी प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है उससे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो डेल्टा टी बी क्या चीज़ है, याद करते रहो जरा, डेल्टा टी बी क्या चीज़ है, तो डेल्टा टी बी हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसलिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो वी कैन से that delta TB is a colligative property। समझिए, ये लिया है हम यहाँ पर और हमने कहा कि ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो ये हमारे पास एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आ गई। सो वी कैन से दैट दिस इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आगे बढ़ाते हैं इसको, नेक्स्ट हम आगे बढ़ाते हैं इसको जरा। तो आगे क्या बढ़ेगा इसमें, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी N2। चलिए नंबर ऑफ मोल्स को क्या कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैसे होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मास ऑफ सॉल्यूट स्मॉल w से दिखा देता हूं अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास को मैंने लिख दिया मोलर मास, और ये नीचे ये तो है ही मास ऑफ ये W, कैपिटल W ले लिया मैंने इसको, और ये kg में लिख लिया। तो ये इसके लिए फॉर्मूला बनेगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय। दोबारा आइए, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू, कभी कभी क्या ज़्यादातर जब भी हम क्वेश्चन इसके एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो ये जो W होगा ग्राम में दिया होगा, ये भी ग्राम में होता है, ये भी ग्राम में होता है, तो हम इसको kg में लिख रखा है, तो ग्राम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर देंगे ना। ग्राम में दिया होगा एग्जाम में, तो आप क्या करेंगे 1000 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे, 1000 ऊपर चला जाएगा, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, 1000 kb इंटू स्मॉल w, और ये ग्राम में दिया होगा, अपॉन मोलर मास इंटू कैपिटल W, और अब ये भी क्या में आ जाएगा, ग्राम में आ जाएगा। दोनों की यूनिट इक्वल करने के लिए हमने इसको 1000 से ये कर दिया, तो ये इसके लिए आ गया हमारे पास। अच्छा kb को फिर एक बार नोट करो, kb क्या चीज़ है,
के भी हमारे पास मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या एब्यूलिस्कोपिक कांस्टेंट। अब मोलल, ये जो के बी की वैल्यू है, के बी की वैल्यू वाटर के लिए जरा नोट कर लें आप। के बी ऑफ वाटर, के बी ऑफ वाटर होता है हमारे पास 0.51 केल्विन के जी पर मोल, ये इसकी यूनिट है, ये भी ध्यान रखेंगे, केल्विन के जी पर मोल। यूनिट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर लेंगे इसकी, भाई इसकी यूनिट निकालनी है ना, ये नीचे आ गया, ये नीचे आएगा, तो केल्विन, और इसका क्या आएगा हमारे पास के जी पर मोल, क्योंकि के जी, ये इसको आप ऐसे समझिए, इसको आप ऐसे समझिए, यहाँ से ये केल्विन हो गया, ये के जी ऊपर जाएगा और ये मोल नीचे आएगा, तो केल्विन के जी पर मोल। दोबारा ये केल्विन है टेम्परेचर, ये ऊपर गया मास के जी, और ये मोल नीचे आया मोल, तो केल्विन के जी पर मोल इसकी यूनिट आ जाएगी। वाटर के लिए इसकी वैल्यू इतनी होती है। और ज़रा नोट कर लेंगे, के ऑफ इथाइल अल्कोहल भी नोट कर लेंगे, और इसकी वैल्यू होती है हमारे पास इथाइल अल्कोहल की 1.20 किलो केल्विन के जी पर मोल। ये हमारे पास के बी आ गया। के बी की डेफिनेशन भी लिखेंगे कि के बी की डेफिनेशन क्या होती है। तो के बी की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। पहले एक बार इसको और मैं दोबारा से दोहरा देता हूँ, ये इस ग्राफ से ही रिप्रेजेंट करना है कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो ये कोलिगेटिव, ये एक्सपेरिमेंटिवली हमने ये देखा, m का यहाँ पर ये मोलिटी m हो गई, m की वैल्यू ये m को की वैल्यू रख दी हमने, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, और इसकी वैल्यू निकाल करके ये, तो डेल्टा टीबी के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया। अब ध्यान दीजिए, अब हम बात करते हैं इसकी केबी की डेफिनेशन की। केबी की डेफिनेशन की, केबी की डेफिनेशन क्या आएगी, देखिए मैं इसको एक बार रब करके पूरा लिख देता हूं। तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बना, के बी 1000 के बी इंटू स्मॉल डब्लू अपॉन मोलर मास इंटू कैपिटल डब्लू। ये डेल्टा टी बी के लिए फॉर्मूला बना। अब मैं इसमें के बी यानी कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की डेफिनेशन लिख रहा हूँ। तो डेफिनेशन ये है कि व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, कि जब 1 मोल सॉल्यूट को 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में घोला जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट में जितना एलिवेशन हो जाता है उसको कहते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। लिख लेते हैं, व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व in 1 kg of solvent, then the elevation in boiling point is known as molar elevation constant. It is represented by KB, और वैल्यूज़ हमने इसकी नोट कर ली कि किसके लिए कितनी होती है KB की वैल्यूज़। तो ये हमारे पास दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गई, ये हमारे पास आ गई मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो तीसरी और चौथी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।